दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे। एक राजा ने अपनी अय्याशी के लिए किया अपनी ही पुत्री से छल। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वो राजा अपनी अय्याशी के लिए बहुत मशहूर था। उसे अपने नगरवासियों और किसी से कोई मतलब नहीं था। केवल अपनी अय्याशी में ही दिन रात लगा रहता था। एक समय की बात है, उस राजा पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपनी उस परेशानी से इतना परेशान था कि रात में चहलकदमी करता, एक पल भी उसे नींद ना आती। वर्णासुरा और सुंदरी में डूबे रहने वाला यह राजा रात्रि के तीसरे पहर माथे पर सिलवटे और पसीना लिए अथनों से भैंसे की सी गहरी सांसें छोड़ता हुआ यूं न टहल रहा होता। दोस्तों, वजह यह है कि पड़ोसी राजा ने पिछले कई महीनों से नगर और किले पर घेरा डाला हुआ है। ना तो किसान अपने खेतों पर जा पा रहे हैं और ना ही व्यापारी व अन्य लोग व्यापार या अन्य जरूरी कार्यों के लिए अन्य नगरों और राज्यों पर जा पा रहे हैं। और तो और चरवाहे मवेशियों को जंगल तक नहीं ले जा रहे। ऐसे हालात के चलते राजा ने अपने अनाजों के सब गोदाम प्रजा के लिए खुलवा दिए। इसलिए नहीं कि राजा बड़ा दयालु या प्रजा पालक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता है कि प्रजा पहले ही उसकी अय्याशियों से त्रस्त है। अगर उन्हें खाने पीने को नहीं मिला तो हो सकता है प्रजा ही नगर के दरवाजे खोलकर दुश्मन सेना को अंदर दाखिल करा दे। इसलिए अब राजा की परेशानी की वजह यह है कि अनाज के सभी गोदाम भी अब खाली हो गए हैं। मुश्किल से 3-4 दिन का अनाज और शेष है। उसके बाद क्या होगा, यही चिंता उसे खाए जा रही है। उसकी आंखों के सामने कभी बंदी गृह तो कभी हाथी के पैरों तले कुचलवाए जाने के दृश्य बारी बारी से आ जा रहे हैं। सामने वाले राजा ने शर्त भी ऐसी रख दी है, राजकुमारी से विवाह की, जिसे कि राजा किसी भी हालत में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक तो राजकुमारी बमुश्किल 16 साल की ही है और पड़ोसी राजा 65 पार। ऐसा नहीं कि राजा को अपनी बेटी से बहुत प्यार है, इस वजह से उसे इस खूसट राजा से शादी करने में दिक्कत हो, बल्कि उसका दाव तो यह है कि राजकुमारी का विवाह एक ऐसे धनी राजा के साथ किया जाए जिससे उसकी अय्याशी सलामत बनी रहे। वैसे जिस राजा से वह अपनी पुत्री का विवाह करने की सोच रहा है, उसकी आयु भी पड़ोसी राजा के राज्य से 20 ही होगी। कब राजकुमारी का प्रवेश उस हाल में हो जाता है, राजा को पता ही नहीं चला। वो तो अपनी चिंताओं में डूबा, तेज चाल चलने की प्रतियोगिता की तैयारी में लगा, पूरी तन्मयता से उस हाल का फर्श रौंदने में व्यस्त है। राजकुमार बिल्कुल वैसी ही जैसे परियों की तरह नाजुक सी सौंदर्य की प्रतिमा आकर चुपचाप उस हाल के एक बड़े से गवाक्ष से बाहर झांकने लगती है। दूर नगर के परकोटे के बाहर कुछ अलाव जल रहे हैं। कुछ अस्पष्ट सी आकृतियां भी उन अलावों के आसपास मंडराती सी नजर आ रही हैं। निश्चित ही वे पड़ोसी सेना के डेरे और उनके रात्रि पहरी सैनिक होंगे। राजकुमारी से पिता की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। बड़ी ही हिम्मत जुटाकर वह राजा को संबोधित करती है, पिताश्री अब सो जाइए, रात्रि गुजरने को ही है। राजा एकदम चौंक सा जाता है, अरे बेटी तू कब आई, अभी तक सोई नहीं। राजा के स्वर में इतना प्यार पाकर राजकुमारी की हिम्मत बढ़ जाती है। पिताश्री आपके जागते हुए मुझे कैसे नींद आ सकती है, परंतु आपकी इस चिंता की वजह क्या है? आपने रात्रि में भोजन भी नहीं किया। अब राजा ने बड़े प्यार से राजकुमारी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि पुत्री अब तुम सयानी हो गई हो, सब कुछ जानती और समझती हो। हमारे राज्य पर दुश्मन राजा ने घेरा डाला हुआ है। अभी तक तो जैसे तैसे समय गुजर गया, पर अब राज्य के सभी अन्न भंडार भी खाली हो चुके हैं। 3-4 दिन बाद तो भूखमरी की नौबत आ जाएगी। ऐसे में प्रजा भी विद्रोह कर सकती है। बस यही सोच सोच कर चिंतित हूँ कि अब किया तो क्या किया जाए। बरसों बाद राजा के इतने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखने से राजकुमारी की हिम्मत कई गुना बढ़ गई। वह अत्यंत ही भोलेपन से बोली, तो पिताश्री अपनी भी तो इतनी विशाल सेना है, हम क्यों नहीं उस पिद्दी से राजा की सेना पर हमला करके उसे खदेड़ देते। और प्रश्नवाचक निगाहों से राजा की आंखों में देखा। राजा ने एक लंबा सा सांस छोड़ा और बोला, बेटी हमारी सेना विशाल जरूर है, पर किसी काम की नहीं है। बरसों से कोई युद्ध नहीं लड़ा, आधे से ज्यादा सिपाही अफीमची हो चुके हैं, मुफ्त के पगार खा खा कर। राजकुमारी तो जैसे इसी उत्तर की प्रतीक्षा में थी। उसके अधरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई।
लेकिन उसने उसे दबाकर और बड़े भोलेपन से कहा कि पिताश्री, हमने सुना है कि अपने राज्य में बहुत से ऐसे युवक हैं जो कि सेना में ना होते हुए भी सैन्य अभ्यास करते हैं और बड़े ही साहसी और वीर हैं। इनका नायक कोई मनोहर नाम का युवक है। क्यों ना आप ऐसे युवक को तैयार कर लड़ाई के लिए भेज देते। अब मुस्कुराहट की राजा के होंठों पर खिलने की बारी थी, पर राजा ने भी उस मुस्कुराहट को अंदर ही अंदर दबा लिया। राजा को अपने गुप्तचरों के माध्यम से कुछ महीनों से यह जानकारी मिल रही थी कि राजकुमारी का किसी विजाति तथा अराजकुली युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है, परंतु नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, जो कि अब हुआ। राजा को यह भी जानकारी मिली थी कि मंदिर और नगर भ्रमण के नाम पर दोनों की 2-4 बार भेंट भी हो चुकी है। साथ ही खास साथियों और विश्वसनीय परिचारिकाओं के माध्यम से गोपनीय प्रेम पत्र व्यवहार भी चल रहा है। परंतु राजा ने पूर्णतः निर्लिप्त भाव से कहा, बेटी, परंतु क्यों कर कोई व्यक्ति अपनी जान की बाजी ऐसे मौके पर लगाएगा जबकि उसे खजाने से अपार या अन्य कोई सुविधा भी नहीं मिल रही हो। और तिरछी सी निगाह राजकुमारी के चेहरे पर डाली। राजा के इस अत्यंत प्रेम व्यवहार के चलते आज तो राजकुमारी की हिम्मत 7वें आसमान पर जा पहुंची थी। उसने कहा, पिताश्री, आप एक काम करें, पूरे राज्य में यह मुनादी करवा दें कि जो भी व्यक्ति इस युद्ध में सर्वाधिक वीरता का परिचय देकर इस राज्य को जीत दिलवाएगा, आप उसके साथ मेरा विवाह कर देंगे। फिर देखिएगा, आपकी यही सेना भी पूरे जोश के साथ लड़ने को तैयार हो जाएगी। राजकुमारी के चेहरे पर अजब सी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, लेकिन इतना बोलने के साथ ही अब उसके चेहरे पर संकोच सा दौड़ गया कि अरे, यह मैंने राजा के सामने क्या कुछ बोल बैठी। उसने सहमति सी आंखों से राजा की ओर देखा, परंतु उन आंखों में क्रोध के स्थान पर वात्सल्य देख उसकी जान में जान आई। राजा ने बहुत ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटी, जाओ, अब तुम विश्राम करो और मुझे इस पर विचार करने दो। राजकुमारी अपने अंदर की तमाम खुशियों को दबाती सी जी पिताश्री कहकर अपने शयन कक्ष की ओर दौड़ सी गई। रात्रि का अंतिम पहर भी समाप्त होने को है, पौ फटने ही वाली है। राजा के मंत्रणा कक्ष में राजा महामंत्री व सेनापति के साथ गूढ़ मंत्रणा में व्यस्त है। सुबह से ही नगर के सभी प्रमुख स्थलों, चौराहों और गली कूचों में घूम घूम कर यह मुनादी होने लगे कि राज्य संकट में है। पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य को हथियाने की नीयत से हमारे राज्य पर घेरा डाला हुआ है और हमारी सेना इस संकट से निपटने के लिए अपर्याप्त है। ऐसे में जो भी वीर पुरुष इस राज्य को बचाने के लिए युद्ध में जाने के इच्छुक हों, वह खुद को प्रस्तुत करें। साथ ही राजा ने यह भी ऐलान किया कि इस युद्ध में जो भी सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करेगा, राजा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर इस राज्य का उत्तराधिकारी बना देंगे। दोपहर तक युद्ध में जाने के इच्छुक राज्य के दीवान के कार्यालय में एकत्रित होने लगे। दीवान जी और उनके कर्मचारी उनमें से इस कार्य में सक्षम लोगों के नाम दर्ज करने लगे। उन्हें सैनिक गणवेश तथा आवश्यक हथियार आदि प्रदान करने लगे, जिसमें वह पारंगत थे। राजकुमारी से विवाह और राजपाट के लालच में कुछ अत्यंत वृद्ध, कमजोर और अपाहिज तक लाइनों में आ लगे, जिन्हें सैनिकों द्वारा समझा बुझाकर वापस किया गया। कुछ को तो बलपूर्वक खदेड़ा गया। दोपहर बाद युवक मनोहर भी अपने 200-250 साथियों के साथ नाम लिखवाने आ खड़ा हुआ। नाम लिखवाने एवं सैनिक गणवेश आदि प्राप्त करने के पश्चात उसने राजा से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसे महामंत्री के माध्यम से राजा तक पहुंचाया गया। राजा ने भी मिलने की अनुमति प्रदान कर दी। युवक मनोहर दरबार में राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। अभिवादन वगैरह की औपचारिकताओं के बाद राजा ने उसके मिलने की वजह जानना चाही। मनोहर ने अत्यंत ही विनम्रता पूर्वक राजा से निवेदन किया कि उसकी टुकड़ी के सभी युवक अश्व युद्ध में निपुण हैं। यदि उसे व उसकी टुकड़ी को अश्व दे दिए जाएं, तो वह और उसके साथी पलक झपकते ही दुश्मन की सेना को तहस नहस कर डालेंगे। राजा ने एक ही बार में इस निवेदन को स्वीकार कर सेनापति को मनोहर व उसके साथियों को अश्व दिए जाने के निर्देश दे दिए। राजा सच में मनोहर के जज्बे से प्रभावित हुआ। राजा की आंखों में प्रसन्नता के भाव थे। दरबार में तय हुआ कि एक दिन बाद दुश्मन सेना पर हमला बोला जाएगा। अगला दिन तैयारियां एवं युद्ध की रणनीति बनाने के लिए मुकर्रर हुआ। उधर राजकुमारी के महल में तो चहल पहल देखते ही बनती थी। राजकुमारी को दरबार की पल पल की खबर मिल रही थी। राजा और मनोहर की भेंट, उसके बीच हुए वार्तालाप तथा यहाँ तक कि राजा की आंखों के भाव तक की
सखियां राजकुमारी को यूं चिढ़ा रही थी कि जैसे उसका विवाह ही होने वाला हो मनोहर के साथ और उसकी तैयारियां भी हो रही हों। मनोहर की वीरता को लेकर किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं था। सबको पूरा विश्वास था कि वह दुश्मन सेना को पराजित करके ही लौटेगा, इसलिए किसी भी आंख या माथे पर चिंता का कोई ही भाव नहीं था। अगला पूरा दिन युद्ध की तैयारियों में गुजरा। राजा के आह्वान पर लगभग 1000 युवकों, सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की फौज तैयार हो गई। यह फौज उत्साह से लबरेज है, क्योंकि राज्य और राजकुमारी को प्राप्त करने की लालसा कुछ कम नहीं होती। सेनापति ने सबको अच्छे से युद्ध रणनीति समझा दी और अगले दिन सवेरा होते ही मनोहर के नेतृत्व में दुश्मन सेना पर टूट पड़ने के निर्देश के साथ बैठक समाप्त हुई। राजकुमारी ने भी आज दिन भर उपवास रखा राज्य की जय के लिए। शाम को शिव मंदिर जाकर शिव अर्चना की अनुमति राजा से प्राप्त कर शिव मंदिर को सखियों एवं सेवकाओं के साथ प्रस्थान किया। राजा को पूरी खबर है कि राजकुमारी शिव मंदिर के नाम पर कहाँ जा रही है, लेकिन राजा ने कोई रोक टोक नहीं की। राजकुमारी ने मनोहर से भेंट की और उसे गले लगकर युद्ध जीतने की शुभकामनाएं दी। खैर भेंट ज्यादा लंबी नहीं चल सकती थी। फिर मिलने के वादे के साथ आंखों में नमी और होंठों पर सीमित सी मुस्कान के साथ राजकुमारी अपने दल सहित महल को वापस चल पड़ी। सुबह सूरज के आसमान में आने के साथ ही नगर के और किले के दरवाजे खुल गए। राज्य की 1000 सेना मनोहर के नेतृत्व में अपने से 10 गुना बड़ी पड़ोसी राज्य की सेना पर टूट पड़ी। पड़ोसी सेना इस आकस्मिक हमले के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी संख्या बल के दम पर लोहा लेने लगी। दोनों ही तरफ से भीषण युद्ध होने लगा। दोनों तरफ के सैनिक गाजर मूली की तरह कटने लगे। मनोहर ने सीधे ही राजा से युद्ध किया और दोपहर होते होते राजा को धराशाही कर दिया। राजा के मरते ही दुश्मन की सेना में भगदड़ सी मच गई। दुश्मन सेना का राजकुमार किसी तरह जान बचाकर अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ वहां से भाग निकला। मनोहर की सेना भी लगभग पूरी की पूरी मारी जा चुकी थी। फिर भी बुरी तरह घायल होने के बावजूद उसने अपने बचे खुचे 50-60 साथियों के साथ ही मीलों तक दुश्मन के राजकुमार का पीछा किया। रणनीति के मुताबिक दूर से युद्ध की निगरानी कर रहे सेनापति के नेतृत्व में इस सेना को सहयोग देने के इरादे से 400-500 घुड़सवारों की सेना युद्ध स्थल की तरफ रवाना हुई। युद्ध स्थल पर चारों ओर बस लाशों ही लाशों का ढेर और सूखे हुए खून की मोटी मोटी परतें थीं। तभी सामने से धूल उड़ती हुई घोड़ों पर सवार मनोहर की टुकड़ी आती नजर आई। घायल, खून पसीने से तरबतर, भूखे प्यासे, थकान से बुरा हाल, फिर भी चेहरे पर जीत का उत्साह। थोड़ा सा नजदीक आने पर, दृष्टि पटल स्पष्ट होने पर मनोहर ने हवा में तलवार लहराकर विजयी होने का संकेत दिया। इधर सेनापति ने भी उतने ही उत्साह से तलवार लहराकर जीत की बधाई दी। सेनापति की सेना अपने वीर जवानों की अगवानी के लिए आगे बढ़ने लगी। युवक बिल्कुल नजदीक आ चुके थे। एक युवक ने नजदीक आते ही राज्य का परचम हवा में लहराया और उधर सेनापति ने अपने सैनिकों को इशारा दिया। पल भर में ही यह सैनिक इन थके मांदे, भूखे प्यासे, घायल युवकों पर टूट पड़े। आधे से भी कम घड़ी में सभी युवकों और मनोहर को भी उन सैनिकों द्वारा मार दिया गया। अब राज्य का परचम इस टुकड़ी के हाथों में था, जो कि उसे हवा में लहराते हुए, जीत के नारे लगाते हुए नगर की ओर बढ़ी चली गई। सेनापति के नेतृत्व में सैनिकों की टुकड़ी के राज्य में प्रवेश के साथ ही पूरे नगर में जीत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अपने अपने घरों से निकलकर नाचने गाने लगते हैं। सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं। हाथी सजा दिए गए, जिस पर सवार हो राजा की विजय शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए चल पड़ी है। लोग राजा और सेनापति की जय घोष के नारों से आसमान गुंजा रहे हैं। आतिशबाजी का शोर अलग, बस उन कुछ घरों को छोड़कर जिन्होंने अपने बेटे, भाइयों, पिता या पतियों को गवा दिया है। लेकिन उन घरों की चित्कारें और सिसकियां विजय के नाद में दबकर सुनाई नहीं दे रही। दोस्तों, यही हर काल में विजय का सनातन सत्य है। उधर राजकुमारी बदहवास सी इस सखी से उस सखी के पास दौड़ रही है, परंतु कोई भी सखी यह नहीं बता पा रही कि उस विजय जुलूस में मनोहर है या नहीं। शाम होते होते एक गुप्तचर के माध्यम से आखिरकार वह समाचार मिल ही जाता है जिसकी आशंका सी थी, मनोहर के वीर गति को प्राप्त होने का। इस समाचार को सुन राजकुमारी जड़बत सी हो जाती है। उसका कोमल हृदय भाव शून्य सा हो जाता है। वह खुद अपराध बोध से व्यथित सी है, क्योंकि यह सुझाव उसी का तो था। सखियां और सेविकाएं उसे समझा बुझा रही हैं। कल से जो उत्सव का सा माहौल इस महल में था, पल भर में ही शोक में तब्दील हो गया।
रात्रि का दूसरा पहर नगर भर में हुई दीपावली के दिए एक एक कर बुझते जा रहे हैं। बस कुछ ही दिए बचे हैं जो अब भी हवाओं से दो दो हाथ कर रहे हैं। राजकुमारी पूरी तरह हताश सी उसी हाल के उसे गवाक्ष से बाहर ताक रही है, जहां पर कोटे के बाहर आज भी कुछ अलाव से जलते दिख रहे हैं। आज शायद वह चिताएं हैं उन वीरों की जिन्होंने राज्य के खातिर अपने प्राण निछावर कर दिए। आज राजकुमारी के शरीर पर रेशमी वस्त्रों की जगह सादा सा परिधान है, केश भी खुले हुए हैं, शरीर पर ना कोई आभूषण है ना कोई श्रृंगार, आंखें भी सूजी हुई लाल सी, होशो हवास खोई सी वह लगातार उन दूर जलती चिताओं में जैसे अपने मनोहर की चिता ढूंढ रही हो। तभी कंधे पर अचानक एक भारी भरकम हाथ की छुअन से उसके चीख से निकलने को होती है। घूमकर देखते हैं तो राजा उसके सम्मुख खड़े थे। उनकी आंखों और होठों पर एक विजयी तथा साथ ही कुटिल से मुस्कान है जिसे वह आज दबाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, पर फिर भी आवाज में पर्याप्त आत्मीयता लाते हुए बोले, बेटी अभी तक सोई नहीं। और बगैर प्रत्युत्तर प्राप्त किए ही राजा पुनः पूर्ण वात्सल्य से बोले, जाओ बेटी अब सो जाओ, अब कोई डर भय नहीं है। इतना कहकर राजा मुस्कुराते हुए थोड़े डगमगाते कदमों से अपने रंग महल की ओर चल पड़ते हैं, जहां से आज कई दिनों के बाद घुंघरुओं की आवाजें रात की नीरवता को तोड़ रही हैं। राजकुमारी बुत सी खड़ी राजा को जाते हुए देखते जा रही है। राजा आखिर राजा होता है, राजा राजा ऐसे ही नहीं होता। उसने अपनी पुत्री के साथ छल किया, उसने छलवश उसके प्रेमी की हत्या करवा राज्य पर विजय भी हासिल की और अपनी पुत्री के प्रेमी को रास्ते से भी हटा दिया। इस तरह राजा ने अपनी अय्याशी का फिर से नाटक शुरू कर दिया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारी कथाओं को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।